आज के वीडियो में एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, यानी उनकी एज 60 साल हो चुकी है। रिटायरमेंट फंड के तौर पर उनको 60 लाख रुपए मिले हैं। अब इन 60 लाख रुपए को कैसे वो निवेश करें ताकि मंथली इनकम तो उनको जनरेट होती रहे और उस इनकम पर 1 रुपया भी टैक्स उनको ना देना पड़े। साथ ही साथ सर जो रिटायर हुए हैं इनकी मंथली पेंशन की बात करें तो इनको 25,000 की मंथली पेंशन भी मिलेगी। अब ये चाहते हैं कि जो इनके पिताजी हैं, एक्चुअली इनके बेटे के द्वारा ये ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है और ये चाहते हैं कि जो रिटायरमेंट फंड मिला है उसको वो अपने पिता के नाम से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे को निवेश करना चाहते हैं। और इनकी माताजी जिनकी आयु इस समय अभी 60 वर्ष से कम है, चूंकि वो उनके नाम पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नहीं हो सकती, चूंकि फादर रिटायर हो चुके हैं तो उनका 60 प्लस होगा, इस वजह से उनके नाम पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन किया जा सकता है। तो माता के नाम से ये चाहते हैं कि जो रिटायरमेंट फंड मिला है उसको मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और वहां से रेगुलर इनकम जनरेट करूं। साथ ही साथ इनका मेन प्रश्न इस बात पर फोकस करता है कि किस तरीके से हमें निवेश करना चाहिए ताकि जो इनके लाइबिलिटीज होंगे टैक्सेस को लेकर के, जैसे इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, इसको बचाया जा सके। तो पूरा वीडियो इसी मुद्दे पर डेडिकेटेड रहेगा कि इतने बड़े अमाउंट 60 लाख को किस तरीके से निवेश किया जाए ताकि मंथली इनकम तो हमें जनरेट होती रहे और उस मंथली इनकम पर हमें 1 रुपया भी टैक्स ना देना पड़े। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है, अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सर के केस में सबसे अच्छी बात यह है कि इनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनको मंथली पेंशन जो 25,000 की मिलने वाली है वो हमेशा कैश के फॉर्म में इनके हाथ में रहेगा, हर मंथ इनको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर कुछ कंडीशन को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, जैसे कि आप रिटायर हो चुके हैं लेकिन आपकी कुछ लाइबिलिटीज बची हुई है, जैसे आपके बेटे की शादी, बेटी की शादी, अगर ये चीज़ें बची हुई हैं तो फिर पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड में ना डाल करके उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना होगा। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि चूंकि आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है, आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज कंप्लीट कर ली है। जैसे कि अपना घर आपने बना लिया है, बेटी का शादी कर लिया है, कुछ भी अब आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है। ये चीज़ें मैं पहले से कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी लाइबिलिटीज बची होगी तो उसके हिसाब से आपको अलग से प्लान करना होगा। चूंकि आपने इस प्रश्न में उन चीज़ों को मेंशन नहीं किया है, इस वजह से ये मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी है। अब जो भी आपके पास पैसा है वो आप निवेश करके और उससे एक तरीके से अपना रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको छोटी छोटी बारीकियों को समझना होगा। आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज पूरी कर भी ली हैं, फिर भी आपको कुछ फंड इमरजेंसी के तौर पर रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और उस दौरान अगर आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, जैसे रेलवे की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उसको लेकर के कंसर्न शायद आपको ना हो। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं और इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है या फिर कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है, मतलब कि पैसा आपको मेडिकल का नहीं मिलता है, अगर आपने प्राइवेट में इलाज करा लिया, तो फिर उसको लेकर के आपको कंसर्न होना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक मेडिकल इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। क्योंकि 60 प्लस होने के बाद से नो डाउट हमें हमारे स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने अपना हेल्थ कवर लिया हुआ है तब तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हेल्थ कवर नहीं लिया हुआ है तो इमरजेंसी फंड आपको कम से कम 10 लाख का अलग कर लेना चाहिए, कम से कम ये 10 लाख का, ठीक है। अब ये जो 10 लाख का इमरजेंसी फंड होगा वो आप 5 लाख अपने नाम से और 5 लाख अपने मिसेज के नाम से एफडी के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने अलग अलग क्यों किया? अलग अलग इसलिए किया क्योंकि किसी भी बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं तो बैंक में 5 लाख तक की इंश्योरेंस रहती है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो भी बच जाएगी, क्योंकि जो भी आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। अगर आपकी एज 60 प्लस है तो जो इनकम होगी इंटरेस्ट से, अगर वो 50,000 को एक्सीड करती है तो बाकी जितना भी एक्सीड अमाउंट होगा उस पर 10% का टीडीएस कट जाएगा। वहीं पर अगर आपकी मिसेज, जैसा कि आपने एग्जांपल के तौर पर बताया, माता जी के बारे में बताया कि उनकी एज अभी 60 से कम है, तो उस कंडीशन में जो सालाना इनकी इंटरेस्ट से इनकम अगर 40,000 से बियॉन्ड जाती है तो जितना भी अमाउंट एक्सीड करेगा उस पर 10% का टीडीएस देखने को मिलता है। तो ये अमाउंट एक्सीड
करे या ना करे, ये जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपके टोटल मेन सोर्स ऑफ इनकम में जुड़ेगा। इस वजह से टैक्स लायबिलिटी आप बांटने के लिए दोनों के नाम से 5-5 लाख की एफडी कर सकते हैं। एफडी इस वजह से क्योंकि ये लिक्विडेट आप कभी भी कर सकते हैं। इमरजेंसी में आज रात को आपको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, एक क्लिक के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पैसा लिक्विडेट होकर के तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसको आप यूज कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई भी मेडिकल कवर पहले से नहीं है या फिर इस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का जो सुविधा मिलता है रेलवे में, उस तरीके की सुविधा नहीं है, तो कम से कम 10 लाख का आपको जरूर रखना चाहिए इस तरीके का इमरजेंसी फंड। ठीक है, टोटल जो हमें 60 लाख रुपया मिला था उसमें से 10 लाख हमने माइनस कर दिया इमरजेंसी मेडिकल फंड के लिए। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं मेडिकल इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये 10 लाख हमने माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल जो अमाउंट बचा इन्वेस्ट करने के लिए वो 50 लाख बचा। कितना? 50 लाख। इस 50 लाख में से हम लोग 20 लाख जो है वो अलग कर देंगे किसके लिए? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। और बाकी का जो 30 लाख है इस पर हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। क्यों रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि चूंकि आपका ऑलरेडी पेंशन 25,000 का बन रहा है तो वहाँ से आपको लिक्विडिटी की इशू नहीं होगी। बाकी जो ये जो 20 लाख हम सीनियर सिटीजन में डाल रहे हैं ये भी पैसा पूरी तरीके से सेफ है। हम रिस्क ले रहे हैं इस 30 लाख पर म्यूचुअल फंड के माध्यम से। ठीक है, कैसे रिस्क लेंगे, किसमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये जो भी फंड बताए जाएंगे या फिर जो भी एग्जाम्पल लिए जाएंगे वो सिर्फ उदाहरण के लिए है, ताकि आपको हिंट मिल सके। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे आपके रिस्क टोटल आपका होगा और साथ ही साथ आपका एडवाइजर से सलाह जरूर अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अभी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.2% पर एनम का हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 20 लाख जो हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालेंगे उस 20 लाख का अगर मैं 8.2% सालाना कैलकुलेट कर दूं तो हमें जो सालाना इनकम जनरेट होगा यहाँ से वो 1,64,000 रुपये जनरेट होगा। कितना? 1,64,000। अगर मैं मंथली बेसिस पर देखना चाहूँ तो मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। अब मंथली जो हमें पैसा जनरेट हो रहा है वो 13,666 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये टोटल अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि पिताजी के नाम से होगा, जिनकी एज 60 साल हो चुकी है, तो चूंकि ये 1,60,000 के आसपास ये टोटल इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं, आपको 50,000 तक का ही केवल डिडक्शन मिलेगा। बाकी का 1,10,000 पर आपका टीडीएस कट जाएगा। यानी कि मोटा मोटी पूरे साल भर में मिला लें तो लगभग 11,000 रुपये आपका टीडीएस में चला जाएगा। इस टीडीएस से अगर आप बचना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है अप्रैल में, उसी समय आप बैंक में जाकर के फॉर्म 15GH सबमिट कर दीजिएगा। अब मैं GH क्यों नाम ले रहा हूँ? क्योंकि आपकी माता जी के नाम से जो एफडी हो रहा है उसमें उनके हिसाब से 15H और जिन पिताजी के नाम से 15G आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर भी आप एफडी मतलब कि बैंक में अगर आपने एफडी कराया है या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम आप रख रहे हैं तो उस अकाउंट में आपका 15GH अगर पहले से सबमिट है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मंथली पेंशन जो हमें 25,000 मिल रहा है और इसमें जो हमें मंथली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल जाएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो देखते हैं कितना अमाउंट आता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे पास जो टोटल इनकम हो गया मंथली का वो 38,666 रुपये का हो गया। कितना? 38,666 रुपये। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपने मान लीजिए कि 15GH सबमिट नहीं किया और टीडीएस कट गया तो उसको आप रिटर्न भी पा सकते हैं। जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो उस ITR में आपका जितना भी इनकम है न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अगर आप जाते हैं और 7 लाख से कम इनकम आपका टोटल आता है तो वो जो टीडीएस है आपका वो पूरा आपको रिटर्न मिल जाएगा। मतलब कि भले आज कट जाए लेकिन जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो अगर आपने 15GH नहीं सबमिट किया था और अगर टीडीएस एडवांस टैक्स कट चुका है तो उस कंडीशन में आपका रिटर्न हो जाएगा ITR फाइल करने के दौरान। ठीक है, तो हमें किस बात पर फोकस करना है? हमें इस बात पर फोकस करना है न्यू टैक्स रिजिम जब हम ITR फाइल करेंगे तो हमारा टोटल इनकम 7 लाख से कम हमें दिखाना है और उसी के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से अर्निंग हुआ और जो पेंशन से अर्निंग हुआ मंथली हमें इतना रुपया मिल रहा है। अब हमने जो देखा था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ये पेंशन वाला मैं घटा दे रहा हूं, जो हमें अर्निंग हो रहा था वो 13,666 रुपया हो रहा था। लेकिन ये मंथ का आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है वो क्वार्टरली होता है। यानी एक साल में 4 क्वार्टर होंगे तो 4 बार आपको मतलब कि हर 3 महीने पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब चूंकि 1 महीने का इतना है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 3 महीने का आपका हो जाएगा 41,000। यानी हर 3 महीने पर आपको आपके बैंक अकाउंट में 41,000 मिल जाएगा। तो आप 3 महीने में लीजिए
या फिर उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो बात तो वही हुआ ना, क्योंकि 3 महीने बाद तो आपको इतना मिल जाएगा। तो मैं मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करके आपको चीज़ों को समझा रहा था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्वार्टरली ही मिलेगा, लेकिन मंथली कितना अमाउंट निकल करके आएगा वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमारा अमाउंट बन रहा था पेंशन और सीनियर सिटीजन को मिला करके वो 38,666 रुपये बन रहा था, ठीक है। टोटल 60 लाख में से 10 लाख की हमारी एफडी हो गई, 5-5 लाख की पिताजी के नाम से और माताजी के नाम से। बाकी का जो 20 लाख था वो हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करा लिया पिताजी के नाम से। बाकी का जो अमाउंट अभी 30 लाख हमारे पास बचा हुआ है, उस 30 लाख को हमें म्यूचुअल फंड में डालना है। अब ये जो 30 लाख होगा वो सर चाहते हैं कि माताजी के नाम से डाला जाए, उनके नाम से अकाउंट मतलब कि से उनके इन्वेस्ट किया जाए ताकि टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मान लीजिए कि आप माताजी के नाम से इतना इन्वेस्ट करेंगे तो तुरंत ये इनकम टैक्स की नज़र में आएगा कि अचानक से इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि उनका कोई भी अभी तक आईटीआर शायद फाइल ना हुआ हो और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उनका ना हो। तो इनके लिए जब आप उनके बैंक अकाउंट में इतना रुपया ट्रांसफर करेंगे म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, तो उस फाइनेंशियल ईयर का आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप निवेश करना चाहते हैं, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2025 को जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो आईटीआर फाइल करेंगे वो आप अप्रैल 2025 से लेकर के जून अंतिम तिथि होती है, तो उसमें आप फाइल करेंगे। तो उसमें आप दिखाएंगे कि इतना लाख रुपया हमें गिफ्ट के तौर पर मिला था हस्बैंड से, क्योंकि आपके पिता से ये 30 लाख अमाउंट आपकी माता के बैंक अकाउंट में जाएगा। यानी आपकी माता के आईटीआर में आपको ये शो करना पड़ेगा कि 30 लाख का जो अमाउंट है वो गिफ्ट के तौर पर उनके हस्बैंड से मिला था। अब जब फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिलता है, चाहे आप अपने पिता से लीजिए, हस्बैंड वाइफ से ले, वाइफ हस्बैंड से ले, या फिर पिता को बेटा पैसे दे उनके बैंक अकाउंट में, जो भी फैमिली मेंबर से पैसे लिए जाते हैं गिफ्ट के तौर पर वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाते हैं। यानी कि ये जो 30 लाख आप गिफ्ट के तौर पर दिखाएंगे आईटीआर फाइल करते समय, ठीक है, तो ये 30 लाख का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब आईटीआर में क्यों दिखाना है? इसलिए दिखाना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू आप करेंगे, ग्रो, जीरोधा, एंजल 15 पैसा, या फिर एएमसी के वेबसाइट पर भी जाकर के करेंगे, तो वहां पर आप केवाईसी करते हैं। केवाईसी में आपका बैंक डिटेल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड पर अगर आपका ट्रांजैक्शन एक लिमिट से बढ़ जाता है तो वो रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस एएमसी के द्वारा। तो जब आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो उस एएमसी के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस रिटेल कस्टमर के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में इतना रुपया निवेश किया गया है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आपको नोटिस आता है या फिर आपने पहले ही आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपकी नोटिस आने की संभावना शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आईटीआर फाइल करके आपने दिखा दिया होगा कि ये 30 लाख रुपया जो आप एक साल में निवेश कर रहे हैं वो आया कहां से। ये वाइट का पैसा है जो कि उनके हस्बैंड से उनकी मतलब कि आपकी माता जी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जो कि आपने आईटीआर में भी दिखाया है। और भविष्य में अगर नोटिस आता भी है तो आप ये आईटीआर उनको दिखा सकते हैं कि मैंने पहले ये डिस्क्लोज कर दिया कि ये 30 लाख रुपया आया कहां से। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो कि आज तक कभी आईटीआर फाइल नहीं किया और एक हाउस वाइफ है, उनके पास इतनी मोटी रकम कहां से आई, नो डाउट किसी की भी नज़र में आ सकता है। तो इसलिए आप आईटीआर फाइल करके ये गिफ्ट के तौर पर इनकम आपको हुआ है ये जरूर दिखाइएगा, और ये पूरी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि फैमिली मेंबर से जो गिफ्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब चूंकि सर की जो एज है वो 60 प्लस हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। प्योर इक्विटी फंड में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आपका जो निवेश होना चाहिए वो हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, यानी कि जिसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों का पोर्शन हो। नो डाउट इक्विटी जब रिटर्न देती है तो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है तो पूरा पैसा भी आपका निगेटिव में जाने की संभावना रहती है। चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं इस वजह से आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, और इक्विटी के साथ साथ डेट में भी आपका एक्सपोजर रखना चाहिए। इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, और डेट का जो पोर्शन होता है वो 6 से 8% हमें फिक्स रिटर्न जनरेट करके देता है एफडी के तौर पर। तो अगर इक्विटी निगेटिव में परफॉर्म कर रही है तो भी ये 6 से 8% हमें पॉजिटिव में ही ओवरऑल देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने निवेश किया और मार्केट करेक्ट होने लगे, जैसे सितंबर में 2024 से लगातार जनवरी 2025 में हम लोग आ चुके हैं, मार्केट एक तरीके से 10-12% करेक्ट कर चुकी है। तो इस टाइम पीरियड में आपका पैसा निगेटिव में ही दिखेगा,
निगेटिव में ही दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, एक साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका पैसा पॉजिटिव में दिखेगा, क्योंकि इक्विटी अगर निगेटिव में भी रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये वाला जो डेट वाला पोर्शन होगा वो 6 से 8% आपके पूरे पैसे को पॉजिटिव में ही शो करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपकी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल के लिए एक फंड दिखाऊं, मैं फिर से बता दूं कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वीडियो बनाई गई है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 3 साल में इनका जो रिटर्न है वो 20% का है, 5 साल में रिटर्न लगभग 20%, और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है वो लगभग 16% के आसपास का है। कितना? 16%। वहीं पर हाइब्रिड कैटेगरी का ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें और इनके रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 साल में इनका रिटर्न लगभग 12% का, 5 साल में इनका जो रिटर्न है वो लगभग 13% का, और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है वो लगभग 13% का है। तो वहां से हमें लगभग 16% और यहां से हमें लगभग 13% का रिटर्न मिल रहा है, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये 29% आ जाता है, यानी कि एवरेज ले लें तो 14.5%। 14.5% से हमारा पैसा साल भर में ग्रो कर सकता है। देखिए ये जो डेटा है ये वो 2013 से है, यानी आज हम लोग 2025 में, लगभग 12 साल का ये डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है कि दोनों फंड में अगर निवेश किया जाए तो लगभग 14.5% का हमें रिटर्न मिल सकता है। अब इसको और ज़्यादा हम कम कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये पास्ट का है, अब फ्यूचर से इतना मिलेगा या नहीं ये कोई गारंटी तो है नहीं, तो हम केवल ये मान करके चलें कि हमें 12% ही रिटर्न मिलेगा इन दोनों म्यूचुअल फंड से। ठीक है, अब जो टोटल हमारे पास 30 लाख था म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, उसको हम 2 पार्ट में करेंगे, पहला 15 लाख और दूसरा 15 लाख। पहला 15 लाख जो होगा वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, और दूसरा 15 लाख जो होगा वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में डाला जाएगा। अब ये जो है पूरा 15 लाख एक झटके में हमें नहीं डालना है, बल्कि जैसे अगर आप सितंबर 2024 से अब तक मार्केट देख रहे होंगे, जैसे मार्केट करेक्ट करती जा रही है 10-12%, तो अगर एक मुश्त पैसा मान लीजिए कोई सितंबर में डाल देता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, तो उस समय से अब तक उसका जो टोटल कॉर्पस होगा वो लगभग 10 से 12% निगेटिव में दिखाएगा। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको पैसा थोड़े थोड़े अमाउंट में जैसे जैसे मार्केट चल रही है उस हिसाब से आपको डालना चाहिए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जैसे अभी 10-12% मार्केट करेक्ट है, तो आप चाहें तो 20 से 30% पैसा आप एक बार में निवेशित कर सकते हैं लमसम के थ्रू, और बाकी का जो पैसा है वो देखते रहिए, जब जब मार्केट करेक्ट करता रहे उसमें से 5% 10% आप पैसे को धीरे धीरे करके निवेश करते रहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो 15 लाख आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और 15 लाख आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं। टोटल हमारा म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 30 लाख का हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो टोटल 30 लाख का हमारा निवेश था, इसको मैं एचडब्ल्यूपी के माध्यम से मंथली विड्रॉल लूंगा, कितने का? 10,000 का। हालांकि 30 लाख पर आप इसका 0.5% देखें तो आप 15,000 मंथली निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका ऑलरेडी पेंशन से 25,000 रुपये आ रहे हैं, इसके अलावा 13,666 रुपये आपका वो आ रहा है, मतलब दोनों को मिला दें तो 38,000 समथिंग आपका ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, और ये 10,000 अगर हम लोग जोड़ दें तो लगभग 48,000 के आसपास हो जाएगा। और एक छोटे परिवार के लिए मुझे लगता है कि 48,000 इनकम, मंथली इनकम में अच्छे खासे तरीके से आप अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप इस अमाउंट को बढ़ा करके 15,000 तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना आप कम अमाउंट रखेंगे उतना तेजी से आपका पैसा ग्रो करेगा एचडब्ल्यूपी में। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एचडब्ल्यूपी काम कैसे करता है, क्योंकि हमने देखा कि दोनों फंड मिलाकर के लगभग 14.5% का हमें रिटर्न मिल रहा था, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूं कि हमें 12% का ही रिटर्न मिल रहा है, और 12% का रिटर्न मिल रहा है, जिसमें से टोटल जो मैं मंथली निकालूंगा वो कितना निकालूंगा? 10,000 निकाल रहा हूं। अब 10,000 इस टोटल अमाउंट का कितना रुपया है टोटल कॉर्पस का? 30 लाख अगर हम लोग देखें तो इसका देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 0.33, यानी कि 0.33% हम महीने का निकाल रहे हैं। अगर साल का निकाल रहे हैं तो कितना? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 36 और 12 × 36 3 39, लगभग 4% हम साल भर का निकाल रहे हैं, और हमें मिल कितना रहा है साल भर का? 12%। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी है, ऊपर से एक नल लगा हुआ है इस बाल्टी को भरने के लिए, और इस बाल्टी में भी एक नल लगा हुआ है। अगर मैं ये जो ऊपर से पानी आ रहा है इस बाल्टी में, उससे कम स्पीड से बाल्टी से पानी को खोलूं तो जितना कम हम पानी निकालेंगे उतना पानी जो है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है तो ये इस बाल्टी को भरने का काम करेगा। यही एचडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट है, जितना कम हम निकालेंगे उतना तेजी से हमारा पैसा ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हम साल भर का केवल 4% निकाल रहे हैं और हमें मिल रहा है 12%, बचा हुआ 8% वो हमारे इस पैसे को लगातार ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 5 साल के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो इन 5 सालों में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था वो तो फिक्स है 30 लाख का, उस पर हमने 6 लाख रुपया 5 साल में निकाल लिया, और अभी भी हमारा अमाउंट जो 30 लाख से बढ़ करके 44,83,612 रुपया हो चुका है। ठीक है,
अब टोटल जो हमें मंथली इनकम हो गया वो कितना हुआ, 10,000 हमने यहां से निकाला, ठीक है, और 38,000 हमें वहां से इनकम हो रहा था। टोटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10,000 इसमें मैं जोड़ देता हूं, तो अब हमारे पास जो टोटल इनकम हो गया मंथली का वो 48,666 रुपये हो गया। अब मैं समझता हूं कि इतना सफिशियंट है एक छोटे से परिवार के लिए अपना खर्च चलाने के लिए। अब कैलकुलेट करते हैं टैक्स को लेकर के, क्योंकि टीडीएस तो हमने बचा लिया फॉर्म 15G(H) सबमिट करके, लेकिन टैक्स की जहां बात आएगी उसको एक बार कैलकुलेट करना होगा कि क्या हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब जैसे सर का जो पेंशन बन रहा है, ये याद रखिएगा, हमें लगभग इसको राउंड फिगर कर देते हैं, 49,000 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो सर का मंथली जो पेंशन बन रहा है वो 25,000 बन रहा है। अगर हम लोग ईयरली देखें तो कितना बन जाएगा, 3 लाख बन जाएगा, ठीक है। 3 लाख इनका पेंशन से टोटल अर्निंग हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इनका 5 लाख का हमने एफडी किया था, याद करिए स्टार्टिंग वाला, उस 5 लाख पर अगर हम लोग इंटरेस्ट देखें तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इन्हें लगभग 6-7%, मैं 7% राउंड फिगर मान लेता हूँ, 7% इनको अर्निंग हो गया, ठीक है, 7% इनको अर्निंग हो गया। तो अब जो टोटल इनका अर्निंग हो जाएगा वो 3 लाख इनको टोटल पेंशन से, और 35,000 इस पर रिटर्न मिल जाएगा जो एफडी था। तो 3,35,000 इनका टोटल साल भर का इनकम हो गया। साथ ही साथ जो इनका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 20 लाख निवेशित था, उस 20 लाख पर मैं ये मान रहा हूँ कि आपने टीडीएस सबमिट कर दिया है, और अब आपका 15G(H) सबमिट कर दिया और अब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसका मैं 8.2% निकाल देता हूँ। तो अब जो हमारा टोटल इनकम हो गया साल भर का वो हो गया 4,99,000। अब देखिए, सर के नाम से जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ था ये उनका पेंशन का हो गया, ये एफडी वाला हो गया, और ये सीनियर सिटीजन वाला हो गया। सबको मिलाकर के उनका साल भर का जो इनकम आ रहा है वो 4,99,000 आ रहा है, जो कि 7 लाख से कम है। अब अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम होती है तो न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है, यानी कि सर के नाम से अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप आईटीआर फाइल जरूर करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आईटीआर फाइल कर दीजिएगा, आपका 7 लाख से कम इनकम है, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, आपकी टैक्स 0 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैम के बारे में। उनका 5 लाख का जो एफडी था उस पर जो हमें रिटर्न मिलेगा, मान लीजिए 7% मैं ये मान करके चला हूँ, तो इसका 7% निकाल देते हैं, तो साल भर का एफडी से उनको जो अर्निंग हो जाएगा वो 35,000 हो जाएगा। इसके अलावा उनका कोई भी पेंशन उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, मतलब कि उनके पैन पर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उनके नाम से जो हमें 30 लाख का म्यूचुअल फंड में निवेशित किया है, वहाँ से जो हम मंथली विड्रॉल ले रहे हैं एसडब्ल्यूपी के माध्यम से 10,000 वाला, वो उनका एक तरीके से कैपिटल गेन में वो कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो 1 साल बाद आप अपना एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करिएगा। इससे फायदा ये होगा कि 1 साल में मान लीजिए मार्केट कुछ फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे, तो आपका पैसा निगेटिव में जाने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं जा सकता, थोड़ा सा कम हो जाती है। और दूसरा, आप एग्जिट लोड जो पे करेंगे, क्योंकि 1 साल से पहले अगर निवेश के आप पैसा निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। और अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 20% देना होगा, और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% देना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये एफडी वाला हो गया। और 10,000 चूंकि हम महीने का निकाल रहे हैं तो साल का हमें कितना करना पड़ेगा, 10,000 में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो कैपिटल गेन हम निकालेंगे 1 साल में वो कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना, 1,20,000। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि मैं 1 साल बाद निकाल रहा हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके साथ ही साथ ये 35,000 जो हमें सालाना इनकम हो रहा था एफडी से, तो 1,20,000 ये और 35,000 मिलाकर के टोटल इनकम जो हमारी हो गई 1,55,000 हो गई। अब ये जो 1,55,000 देख रहे हैं आप, ये मैम का टोटल इनकम माना जाएगा, टोटल इनकम। अब आपको ये देखना है कि ये जो 1,20,000 कैपिटल गेन हमें मिल रहा है वो 1,25,000 के अंदर है, जो कि एग्जम्प्ट रहता है। कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है तो इसका कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो चूंकि ये 1,20,000 इसके अंदर है तो आपका कैपिटल गेन से जो अर्निंग हो रहा है उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन आप आईटीआर में जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो आपकी कैपिटल गेन से कोई भी अर्निंग एक तरीके से टैक्सेबल नहीं होगी। और यहाँ से जो 35,000 हमें मिल रहा है वो टोटल मेन सोर्स ऑफ इनकम में जुड़ेगा, और आपका जो टोटल इनकम माना जाएगा वो 1,55,000 माना जाएगा, जो कि 7 लाख से कम है। इस कंडीशन में मैम की भी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 रुपये बनेगी। अब यहाँ से देख लीजिए, सर का भी टैक्स लायबिलिटी 0 है, मैम का भी टैक्स लायबिलिटी 0 है, और दोनों को मिलाकर के लगभग 49,000 रुपया आप मंथली अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी ले रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आप आईटीआर फाइल जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे।
यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि 1,25,000 से ऊपर हमारी ये जो हम SWP कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने बाद में अमाउंट बढ़ा दिया तो क्या हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी? देखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि 1,25,000 से जो भी अमाउंट बढ़ेगा उस पर हमें टैक्स देना है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जो भी अमाउंट बढ़ेगा आपका कैपिटल गेन के तौर पर, वो आपका पहले मेन सोर्स ऑफ इनकम में देखा जाएगा। मेन सोर्स ऑफ इनकम से होने वाली टोटल इनकम अगर 7 लाख से ऊपर जाती है तब आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये 10,000 रुपया महीने का निकाल रहे हैं, अब इसको बढ़ा करके मान लीजिए कि ये 15,000 रुपया महीने का निकालने लगते हैं। कितना? 15,000 रुपये। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ 15,000 के हिसाब से कैलकुलेट करके। तो 15,000 के हिसाब से महीने का निकालेंगे तो 15 × 12 1,80,000। 1,80,000 ये टोटल इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। इसमें से 1,25,000 अगर हम लोग निकाल दें तो देखिए कितना आता है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5 और ये बचेगा यानी 55,000। ये 55,000 जो हमारा आएगा ये 1,25,000 जो हमें एग्जम्प्ट है उससे बियॉन्ड जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 1,25,000 से ऊपर जो जाएगा उस पर हमें 12.5% का टैक्स देना होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। पहले ये देखा जाएगा कि जो टोटल हमारी इनकम हो रही है 2,15,000, क्या वो 7 लाख से ऊपर है? अगर ऊपर है तो जो एक्सीड किया हुआ अमाउंट है 55,000 उस पर हमें 12.5% का टैक्स देना है। अगर वो अमाउंट 7 लाख से नीचे है, जैसे अभी भी इनका अमाउंट 7 लाख से नीचे है, तो भले ही ये 55,000 1,25,000 एग्जम्प्ट होने के बाद भी कैपिटल गेन में बचा है, फिर भी हमारी इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि टैक्स हमारा तभी बनेगा जब हमारा टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड करता है, भले ही वो कैपिटल गेन से क्यों ना हुआ हो। देखिए कैपिटल गेन से जो अर्निंग हो रही है वो हमारे मेन सोर्स ऑफ अर्निंग में जुड़ेगी, लेकिन अगर वो बियॉन्ड जाता है 7 लाख से तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो अभी के टैक्स स्लैब के हिसाब से ना लग करके बल्कि स्पेशल रेट 12.5% के हिसाब से लगता है। तो अगर ये तभी लगेगा जब 7 लाख टोटल इनकम आपका इससे एक्सीड करेगा कैपिटल गेन को मिला करके। उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो भले ही आप इस अमाउंट को बढ़ा दें, भविष्य में जाकर के 20,000 भी कर दें, 30,000 भी कर दें, लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी, लेकिन आप ITR फाइल जरूर करिएगा। दोस्तों मैं अब समझता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।